across the country demanding the restoration of the monarchy. This as opposition members protested in the parliament against what they called the dictatorial ways of Prime Minister KP Sharma Oli. Supporters of the former King Gyanendra took out a motorbike rally in the capital Kathmandu. The rally covered nearly 4-kilometer route from Babar Mahal to the erstwhile Royal Palace on Darbar Marg. One of the slogans they shouted meant, "Vacate the Royal Palace, we are bringing our king back," quote unquote. The rally in Kathmandu had participants from both Rashtriya Prajatantra Party, RPP, and Save the Nation Culture and Dharma campaign. The RPP, by the way, announced that it will organize a grand welcome to the former king when he returns from Pokhara to Kathmandu on March 9. The former king has been camping in Pokhara for the past 6 weeks. Weeks of street protests in 2006. हेलो दोस्तों, ग्लोबल अफेयर्स आप सभी का स्वागत है और मैं स्वाभिमान। ये जो वीडियो क्लिप आप देख रहे हैं इससे पता चल रहा है कि किस प्रकार से नेपाल में पॉलिटिकल क्राइसिस आने वाला है और ये पॉलिटिकल क्राइसिस कितना डीप होने वाला है और किस प्रकार से नेपाल के अंदर तक ये जड़ों में असर करेगा। दरअसल पूर्व किंग ज्ञानेंद्र का स्वागत किया गया त्रिभुवन इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर। हज़ारों लोगों की भीड़ थी जिनमें ये देखा गया कि वो कह रहे थे बार बार कि राजा आओ और देश को बचाओ, यानी किंग प्लीज़ कम एंड सेव द कंट्री। अब अगर नेपाल के पॉलिटिकल प्रोफाइल की बात करें, पॉलिटिकल हिस्ट्री की बात करें तो ये अद्भुत है। इस बारे में जानना बहुत जरूरी है। 2008 तक यहाँ पर एक राजशाही का रूल रहा, राज परिवार यहाँ रूल करता था। अंतिम राजा थे पूर्व किंग ज्ञानेंद्र। उन्हें सत्ता छोड़नी पड़ी क्योंकि दशकों तक एक प्रकार से संघर्ष, डिबेट, सिविल वार, प्रोटेस्ट चलता रहा, जिसके बाद ये निर्णय लिया गया कि नेपाल में अब राजशाही नहीं रहेगी बल्कि एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट रहेगी। इलेक्टेड हेड ऑफ गवर्नमेंट होगा और हेड ऑफ स्टेट होगा और एक सेकुलर कॉन्स्टिट्यूशन की स्थापना की गई। जब यहाँ पर राजशाही थी तब हिंदू धर्म का प्रभुत्व था और नेपाल एक संप्रभु हिंदू राष्ट्र माना जाता था। लेकिन सेकुलर कॉन्स्टिट्यूशन के आने के बाद से नेपाल में दूसरे धर्मों को भी पनपने का मौका मिला और नेपाल का वो जो पहचान थी संप्रभु हिंदू राष्ट्र वो छिन गई। ऐसी उम्मीद की गई थी कि जब 2008 से यहाँ पर एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट आएगी तो वो लोगों के एस्पिरेशंस को फुलफिल करेगी, उनके ऊपर ध्यान देगी, उनकी समस्याओं को दूर करने की कोशिश करेगी। लेकिन ऐसा हुआ कतई नहीं। नेपाल में लगातार पॉलिटिकल टर्मोइल होने लगा और सरकारें गिरने लगीं। 2008 से बार बार यहाँ पर सरकार गिरी, 13 बार सरकारें यहाँ की बदली, यानी कि कोई भी सरकार स्थिरता नहीं दे पाई और नेपाली लोगों को फुलफ़िल नहीं कर पाई, उनके ड्रीम्स को फुलफ़िल नहीं कर पाई। धीरे धीरे लोग हताश होने लगे, निराश होने लगे और एक प्रकार से फैक्शंस बनने लगे, जो को ये लगने लगा कि शायद पूर्व में जो राजशाही थी वही ठीक थी। अगर हम बात करें तो अराउंड 2000 नेपाल में एक बहुत बड़ा मसकर हुआ था राज परिवार में। उसमें राज परिवार के कई लोग मारे गए थे। उसमें तत्कालीन राज प्रमुख जो थे वही मारे गए थे। उसके बाद से किंग ज्ञानेंद्र थे जिन्होंने सत्ता को संभाली। धीरे धीरे उन्होंने अपने हाथ में पावर लेना शुरू कर दिया, जिससे पॉलिटिकल स्थिति चरमरा गई और लोग उनके विरुद्ध हो गए। हालांकि 2008 में जब वो चले गए तब शांति आई, लेकिन अब पुनः अशांति वहाँ फैल रही है और लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं अगेंस्ट करंट गवर्नमेंट। अगर करंटली बात करें तो नेपाल में है प्राइम मिनिस्टर श्री केपी शर्मा ओली। केपी शर्मा ओली एक कम्युनिस्ट विचारधारा को फॉलो करते हैं और उनकी प्रॉक्सिमिटी है विथ चाइना। वो प्रो इंडिया नहीं है, उनका झगड़ा इंडिया से चलता रहता है उनकी वैचारिक मतभिन्नता के कारण। इसलिए अगर यहाँ पर राजशाही आती है तो शायद डिप्लोमेटिकली देखें तो भारत के लिए ये सही मूव होगा कि नेपाल में प्रो इंडिया कोई गवर्नमेंट स्थापित होती है तो उसके लिए उसके एग्जैक्ट नेबरहुड में एक अच्छी घटना होगी। लेकिन क्या ये बहुत आसान है कि नेपाल में कोई पॉलिटिकल शिफ्ट इतना बड़ा आ जाए कि रातों रात जहाँ पर डेमोक्रेसी है वहाँ पर वापस से मोनार्की आ जाए? ऐसे देख कर लगता नहीं। ये देखा गया, हज़ारों लोग थे, 20,000 थे, 30,000 थे, लेकिन नेपाल में करोड़ों की जनसंख्या है। क्या वो करोड़ों लोग ही चाहते हैं? आप अगर स्ट्रीट्स पर लोगों से बात करें तो ऐसा लगता नहीं कि वो सभी को डेमोक्रेसी से इतना भी गुरेज है। अभी भी लोगों को उम्मीद है कि डेमोक्रेसी ही ठीक है उनके लिए और उनके लिए डेमोक्रेसी कुछ करेगी।
हालांकि ये डेमोक्रेसी कुछ खास कर नहीं पाई। नेता जो चुनकर आए उन्होंने खुद के फ़ायदे को पहली वरीयता दी। रैम्पेंट करप्शन चरम पर रहा। गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हो गए, नेता हो गए, दूसरे जो गवर्नमेंट के सेक्शंस हो गए, उनमें भर भर कर करप्शन देखने को मिला। घूस, रिश्वत और मिस एडमिनिस्ट्रेशन देखने को मिला। लैक ऑफ गुड गवर्नेंस देखने को मिला। यानी कि वहाँ पर लोगों ने खुद को पहले देखा। वहाँ गवर्नमेंट में जो बैठे लोग थे, जो नेता थे, जो ऑफिशियल थे, उन्होंने खुद को पहले वरीयता दी, खुद की जिम्मेदारी एट द कॉस्ट ऑफ रिसोर्सेज ऑफ नेपाल। नेपाल जो पूर्व में भी कमज़ोर था वो और कमज़ोर होने लगा और चीन के ज़्यादा करीब चलने लगा। चीन से उसकी प्रॉक्सिमिटी होने लगी, जिससे भारत को चिंता होने लगी कि उसका एग्जैक्ट नेबरहुड और उसका कॉर्डल नेबरहुड इतना ज़्यादा बदल जाएगा और प्रो चाइना हो जाएगा। तो ये भी चिंता की बात थी चीन को लेकर और भारत के लिए भी खासकर। लेकिन अगर देखें तो क्या भविष्य में संभावना है कि यहाँ पर वापस से राजशाही आएगी? देखिए, ऐसा नहीं है कि ये मांग अभी उठ रही है। पूर्व में भी ऐसी मांग उठी थी। सन 2023 में 2 बार ऐसे प्रोटेस्ट हुए जिससे मांग की गई कि दोबारा राजशाही को लाया जाए, और बीच बीच में ऐसी छोट-छोट मांगें उठती रहती हैं। लेकिन छोट-छोट मांगे और छोटे मोटे प्रोटेस्ट को सरकार रोक सकती है, उससे इनइफेक्टिव कर सकती है और मोल्ड कर सकती है इन इट्स ओन सपोर्ट। लेकिन हाँ, अगर लगातार गवर्नमेंट फेल होती रही, लोगों के एक्सपेक्टेशन फुलफिल नहीं कर पाई और इस बात पर ध्यान नहीं दिया कि कैसे नेपाल की आर्थिक स्थिति सुधारे, सामाजिक स्थिति सुधारे, राजनीतिक स्थिति सुधारे, तो हाँ, अच्छा खासा ग्राउंड मिल सकता है कि नेपाल में दोबारा से मौका मिले किंग ज्ञानेंद्र को राजशाही स्थापित करने का। अगर बात करें तो एक पॉलिटिकल पार्टी है नेपाल में, राष्ट्रीय प्रजातांत्रिक पार्टी। ये प्रो मोनार्कियल पार्टी मानी जाती है, यानी कि ये बैक करती है मोनार्की को और ये चाहती है कि नेपाल में पूर्ण राजतंत्र आ जाए जैसे कि पूर्व में था। अगर ऐसा होता है तो हो सकता है कईयों के एक्सपेक्टेशंस फुलफिल हों, लेकिन क्या सभी के एक्सपेक्टेशंस फुलफिल होंगे ये कहा नहीं सकता। एक और समस्या ये है कि मास लेवल पर कन्वर्शन यहाँ पर हो रहा है। नेपाल में क्रिश्चियन मिशनरीज यहाँ एक्टिव हैं और वो मास लेवल पर कन्वर्शंस कर रहे हैं। US8 का पैसा इसमें लगाया गया, US8 के थ्रू उन्हें पैसा दिया गया और मास लेवल पर क्रिश्चियनिटी में कन्वर्शन का काम किया गया। क्रिश्चियन मिशनरीज यहाँ बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं, वो भी चिंता का विषय है, क्योंकि जो ओरिजिनल आइडेंटिटी है नेपाल की, हिंदू राष्ट्र की, वो छिन रही है, वो इनसे छिन जा रही है। इसलिए भी लोग परेशान हैं, चिंतित हैं कि कैसे इस मास कन्वर्शन को रोकें, और यहाँ पर गवर्नमेंट फेल है कोई कड़ा कदम उठाने के लिए। अब देखना ये है कि ये मास कन्वर्शन, ये मिस गवर्नेंस, ये करप्शन, ये पॉलिटिकल मिस एप्रोप्रिएशन कब तक चलेगा और कैसे इससे निजात पाई जा सकती है और भविष्य में कैसे इससे बचा सकता है। लेकिन अगर इससे बचा जा सका तो हाँ, नेपाल की एक अलग सूरत होगी, फिर चाहे वहाँ पर राजशाही हो या लोकतंत्र हो। अगर इकोनॉमिक फंडामेंटल्स, पॉलिटिकल फंडामेंटल्स, सोशल फंडामेंटल्स मजबूत हुए नेपाल के, तो भविष्य में वो एक बेहतर देश बन के उभरेगा। ये बहुत खूबसूरत देश है, शांत देश रहा है और भारत के काफ़ी करीब रहा है। एक अच्छा खासा संबंध रहा है हमारे बीच, देखा जाए तो चाहे पॉलिटिक्स के तौर पर, रिलीजन के नाम पे ले लें, किसी भी स्ट्रीम में ले लें, तो भारत नेपाल का संबंध काफ़ी अच्छा रहा है। लेकिन अगर इसमें कोई गिरावट हुई या इसमें कुछ गड़बड़ी हुई तो ये चिंता की बात होगी और इसको लेकर हमें समझना होगा। भारत को खासकर ध्यान रखना होगा कि उससे कहीं गड़बड़ तो नहीं हो रही है, और ख़ास कर ये सोचना होगा कि कैसे भारत नेपाल के संबंध को बेहतर बनाया जाए और कैसे वहाँ पर एक प्रो इंडिया गवर्नमेंट स्थापित होनी चाहिए, जिससे पूरे रीजन का ही फ़ायदा होगा। इससे सिर्फ भारत का ही नहीं, अभी तो नेपाल का फ़ायदा होगा, नेपाल के लोगों का फ़ायदा होगा। तो अभी तो ये न्यूज़ इन ट्रांजिशन है और अभी लोग इसको लेकर बातें कर रहे हैं और किंग ज्ञानेंद्र अभी एक्टिव हैं। अब देखते हैं आगे क्या होता है और उनका क्या निर्णय होता है। इससे रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन आती है, आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो इन दिस रिगार्ड। डू लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब द वीडियो एंड वाइडली स्प्रेड दिस वीडियो फॉर द नॉलेज ऑफ पीपल। यदि आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो आप इंस्टाग्राम, टेलीग्राम के थ्रू हमसे जुड़ सकते हैं। लिंक इज गिवन इन डिस्क्रिप्शन। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।